किसी रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन को होना पड़ेगा, यहां तक तो बात ठीक थी। अगर किसी रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन को होना पड़ेगा। तो कॉलिजन थ्योरी ने कहा कि देखो, आप अगर किसी भी गैसियस सिस्टम को लेते हैं, फील करना धीरे धीरे कंसेप्ट इसमें आता है, और बड़ी लंबी कहानी है, सुनते चलिएगा, और वो छोटी छोटी बातें फिर जुड़ते चलेंगी। जब भी कोई नई चीज आती है, शुरू में नए नए वर्ड्स होते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो आप ऐसा समझिए, अभी मैं आपको नए नए वर्ड्स बताऊंगा, और वो वर्ड्स कंसेप्ट तब बनेंगे जब ये लेक्चर खत्म होने लगता है। तो अभी सुनिएगा ध्यान से। कॉलिजन थ्योरी कहती है कि अगर किसी रिएक्शन को होना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन होना जरूरी है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन हमने देखा तो पता चला कि 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 के ऑर्डर के कॉलिजन होते हैं, और इसे एक वर्ड बोला गया था जिसे बोला गया था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो देखा जाए तो इतने सारे मॉलिक्यूल टकराते हैं। अगर इतने सारे मॉलिक्यूल टकराते हैं और ये सारे के सारे अगर प्रोडक्ट बनाते मेरे बच्चों, तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन स्लो या मॉडरेट नहीं होती, दुनिया की हर रिएक्शन फास्ट होती। भाई एक सेकंड में 10 की पावर 25 कॉलिजन हो रहे हैं, तो दुनिया में तो स्लो रिएक्शन मॉडरेट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये कहती है कि दुनिया में स्लो रिएक्शन भी है, दुनिया में मॉडरेट रिएक्शन भी है। तो उससे लोगों को यह पता चला कि कॉलिजन का होना जरूरी तो है, कॉलिजन का होना, मगर हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता नहीं है। अगर हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता तो दुनिया की कोई रिएक्शन स्लो नहीं होती, दुनिया की कोई रिएक्शन मॉडरेट नहीं होती। आपने जो डायग्राम बनाया था, आपने हेडिंग लिखा था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, उसी में एक लाइन लिखिएगा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, it is the total number of collision, it is the total number of collision, it is the total number of collision occurring, total number of collision occurring, occurring per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन होंगे, उसी को बोला गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, और इन दोनों के बीच का मुझे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो मैं लिखूंगा ZAB। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल टकराए। तो थोड़ा सा फील करके बताइएगा जरा। आप सबके सामने एक बर्तन है, लो जरा, इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल भर दो जरा। अब टेम्परेचर बढ़ाइए। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा घटेगा? यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कोई कांस्टेंट चीज, वो कंडीशन के बदलने से बदल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर 1, नंबर 2। बर्तन लो, अब इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। जब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए कि पास पास? जब मॉलिक्यूल होंगे दूर दूर, तो बताओ मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा घटेगा? यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो Z, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Z। अब जरा बर्तन फिर से लो, अब इसे पिचका दो। जब आप बर्तन को पिचकाओगे मतलब वॉल्यूम, मतलब प्रेशर, यानी Z। अरे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो टक्कर होगी ज्यादा। बोलो ना यार। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग Z। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग Z। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो Z को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 1 टेम्परेचर। और आपने फील कर लिया है तो लिखते चले। टेम्परेचर होगा ज्यादा तो Z भी होगा ज्यादा। नंबर 2 प्रेशर, नंबर 2 प्रेशर। प्रेशर होगा ज्यादा मतलब वॉल्यूम होगा कम। प्रेशर होगा ज्यादा मतलब वॉल्यूम होगा कम, यानी Z होगा ज्यादा। इन द सेम वे अगर बात करूं मैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होगा ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल होंगे दूर दूर, तो Z होगा कम। तीन चीजें मैंने आपको फील कराई, और चौथा मैं आप पे छोड़ता हूं और आपसे पूछता हूं, अगर मेरे बच्चों हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो बोलो Z पे फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? अगर कंसंट्रेशन होगा जा तो मोल होगा जा, तो मॉलिक्यूल होगा जा, तो टक्कर होगी जा, तो Z होगा जा। यानी कंसंट्रेशन ज्यादा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी। कॉलिजन थ्योरी कहती है प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉलिजन का होना जरूरी है। यूं तो हर सेकंड में 10 की पावर 25, 10 की पावर 28 टकराते हैं, मगर सारे प्रोडक्ट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कॉलिजन,
all the collision will not form product. All the collision will not form product. Will not form product. सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं. ऑल द कॉलिजन विल नॉट फॉर्म, अदरवाइज दुनिया में कोई रिएक्शन स्लो नहीं होती. लिखिएगा, अदरवाइज दुनिया में कोई रिएक्शन स्लो नहीं होती. अदरवाइज दुनिया में कोई रिएक्शन स्लो नहीं होती. अदरवाइज दुनिया में कोई रिएक्शन स्लो नहीं होती. कई लाइन समझ पाए? कई बार सवाल पूछा जाता है कि कॉलिजन थ्योरी ने ऐसा क्यों कहा कि सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे. तो रीजन यही है, अगर सारे कॉलिजन प्रोडक्ट बनाते साहब तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, दुनिया में कोई रिएक्शन स्लो. तो प्रश्न अब यह है, अच्छा कल हमारी कुछ सिलेक्शन थ्योरी भी चल रही थी. सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर सिलेक्शन चाहिए, हाँ अब मुझे बोलने देना. सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर सिलेक्शन, तो नीट का पेपर देना पड़े. हमने ये देखा कि हर साल हमारे देश में 25 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं. अच्छा कितना बढ़िया फिगर है, 25 लाख 10 की पावर 25. यस और नो? हमने देखा कि हमारे देश में हर साल बच्चे 25 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर बनते. तो हमें कल वो वेटिकन सिटी का बंदा मिला था, याद है? वो बंदा कहता है सर, क्या कहता है, 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, इतने सारे डॉक्टर बनते हैं. मैंने कहा ना. क्या बोला मैंने? पेपर देते हैं, डॉक्टर नहीं बनते. बोले सर अगर 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो सारे डॉक्टर क्यों नहीं बनते? वही वाली बात है, अगर 10 की पावर 25 टकराते हैं तो सारे प्रोडक्ट. अगर 25 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं तो सारे डॉक्टर. हेलो, मैंने कहा क्योंकि 25 लाख बच्चे पेपर तो देते हैं, 25 लाख बच्चे पेपर तो, मगर सारे के सारे इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करते. मैंने एक वर्ड बोला, इफेक्टिव पढ़ाई. एक हुआ पढ़ाई और एक हुआ इफेक्टिव पढ़ाई. तो कॉलिजन थ्योरी कहती है टक्कर का होना जरूरी है, लेकिन हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. केवल उन्हीं टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा जो टक्कर होंगे इफेक्टिव कॉलिजन. क्या होंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, ओनली दोज कॉलिजन, ओनली दोज कॉलिजन विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ओनली दोज कॉलिजन will convert into product which undergoes, only those collision will convert into product, will convert into product which undergoes effective collision, which undergoes effective collision. केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाएंगे जो इफेक्टिव तौर पे टकरा पाएंगे. केवल वही बच्चे डॉक्टर बन जो इफेक्टिव पढ़ाई कर. तो उसने हमसे अगला सवाल पूछा, सर ये इफेक्टिव पढ़ाई कौन करते हैं? सर ये इफेक्टिव कॉलिजन, सर ये इफेक्टिव पढ़ाई. अरे रिलेट कर पा रहे हो? हमने कहा वो जो डॉक्टर बनते हैं. है ये क्या बात हुई सर? अरे जो डॉक्टर बने हैं वो पढ़ के ही तो बने. एक बार बाकी सारे एक्सेप्शन को हटा दे, हटा दे. जनरल बातें कर रहे, हाँ या ना? इफेक्टिव वो पढ़ेंगे जो डॉक्टर बनेंगे, मतलब जो डॉक्टर बने हैं वो इफेक्टिव. हेलो, उसने कहा हर टक्कर से प्रोडक्ट बनने वाला केवल वही टक्कर प्रोडक्ट जो इफेक्टिव कॉलिजन. हमने कहा इफेक्टिव कॉलिजन कौन करेगा? वो जो प्रोडक्ट बना है वही इफेक्टिव कॉलिजन किया है. मतलब फिर भी तो कुछ रूल होगा. बोले हाँ. क्या बोले? अब यहां पे दो शब्द आते हैं, एक आता है इफेक्टिव कॉलिजन और एक आता है एक्टिव मॉलिक्यूल. एक आता है एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और एक आता है इफेक्टिव कॉलिजन. ये कुछ ऐसा है, वो बच्चा ही डॉक्टर बनेगा जो इफेक्टिव पढ़ाई करेगा. वो कौन है जो इफेक्टिव पढ़ाई करेगा? जो इफेक्टिव पढ़ाई करेगा वो पढ़ाकू कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पढ़ाकू कौन है? जो इफेक्टिव पढ़ाई. तो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन है? जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन कर सकते हैं उन्हीं को बोला गया एक्टिव मॉलिक्यूल. दोनों अलग चीज है, बोलो हाँ या ना. ये बताएगा किसके बारे में, और ये बताएगा. नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कॉलिजन एंड एक्टिव मॉलिक्यूल. इफेक्टिव कॉलिजन एंड एक्टिव मॉलिक्यूल. एक्टिव मॉलिक्यूल वहां लिख देना, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं. और कोई मुझसे बोले क्या है इफेक्टिव कॉलिजन, तो कहूंगा ऐसे कॉलिजन जो
प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसे कॉलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसे कॉलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक लाइन कहने वाला हूं, समझ में आए तो हां कहना। एक लाइन कहने वाला हूं, समझ में आए तो हां कहना। जितने भी, ठीक है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं, और इफेक्टिव कॉलिजन ऐसे कॉलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक प्रश्न पूछने का मैंने पूछ लो क्या? छोटा सा पूछूं। हर मॉलिक्यूल जो एक्टिव है वो इफेक्टिव कॉलिजन किया है। हाँ? हर मॉलिक्यूल जो वो इफेक्टिव कॉलिजन, या कह दो इफेक्टिव कॉलिजन करने वाला हर मॉलिक्यूल एक्टिव है। फिर वही बात, उल्टा मतलब नहीं बोल सकते ऐसा। इंसान के पास दिमाग है, दिमाग जहां है वो इंसान है ना सर, ऐसा नहीं। थोड़ा सोच के बोला करो यार। मैंने क्या बोला? इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोला गया? कॉलिजन को। एक्टिव मॉलिक्यूल किसको बोला गया? कॉलिजन मतलब टक्कर, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ना यार। जो मॉलिक्यूल ऐसे टकराएंगे वही एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? तो एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर टक्कर है, ये जहां टक्कर है वही तो एक्टिव मॉलिक्यूल है। बोलो डन। अब प्रश्न ये है, ये दोनों शब्द याद रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि सर इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो कैसे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इफेक्टिव कॉलिजन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इफेक्टिव कॉलिजन। आखिर कैसे कोई कॉलिजन इफेक्टिव होता है? हाउ इफेक्टिव कॉलिजन। आखिर कैसे कोई बच्चा इफेक्टिव पढ़ाई करता है? तो सिलेक्शन थ्योरी कहती है पढ़ने तो बहुत आते हैं। सिलेक्शन थ्योरी कहती है पढ़ने तो, मगर सारे इफेक्टिव पढ़ नहीं। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में ढेर सारे बैरियर्स होते हैं। किसी का विचार है भटका, तो किसी का मन है भटका। हेलो, अगर किसी को इफेक्टिव पढ़ाई करनी है तो उसे इन सभी भटकाओं से दूर होना। कुछ तो एक मैसेज से ही भटक जाते हैं। तो ये जो भटकाव है, सबसे पहले आपको ये भटकाव खत्म करने पड़ेंगे। इफेक्टिव कोलिजन यानी इफेक्टिव पढ़ाई कहती है कि अगर आपको इफेक्टिव पढ़ना है तो आपको तीन ही काम करना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, चौथा कोई काम। जिसने चौथा काम किया, वो चौथा काम कुछ भी हो सकता है। आप भटके हैं, और भटके हैं मतलब पढ़ाई इफेक्टिव होने वाली। इफ यू वांट टू स्टडी इफेक्टिव यू हैव टू डू ओनली थ्री थिंग्स। नंबर वन पढ़ाई, नंबर टू ना, मुझे पता था ये बोलेंगे। आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी की चीज चुन लेते हैं। और मैंने क्या बोला? पढ़ना है, सोना है, फिर खाना है। मैंने खाने को तीसरे पायदान पर रखा था। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा तुरंत क्या बोल दिया? खाना। इंसान हमेशा पसंद वाली चीजें पहले रख लेता है, राइट? दिस हैपेंस विद एनीवन। अगर आपको घर से कहा जाए बेटा बाजार से 5 सामान लाओ, सबसे पहले आप वही बोलोगे जो आपको पसंद है। दैट्स नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो पहले सीक्वेंस याद रखिएगा, पढ़ना है, सोना है, पढ़ने का मन नहीं करता तो सो जाइए, नींद भी नहीं आ रही, पढ़ाई भी नहीं हो रही, फिर कुछ अच्छा खा लीजिए, चलेगा? ये नहीं पढ़ाई खाते जाओ, ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो इफेक्टिव पढ़ाई करना है तो आपको बाकी सारे बैरियर से हटना पड़ेगा। हाँ, एक इंसान के जीवन में बहुत सारे बैरियर हैं, मगर रिएक्शन के जीवन में बहुत सारे बैरियर, उसके जीवन केवल दो ही बैरियर है। कितने बैरियर है? हमने कहा वो कौन से? कॉलिजन थ्योरी ने कहा अगर किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनना है तो उसे इफेक्टिव कॉलिजन करना है। इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए उसे दो बैरियर को क्रॉस करना है, दो हर्डल को। हर्डल समझते हैं? वो हर्डल रेस होती है ना, वो उसे हर्डल बोलते, बैरियर, राइट? अरे बोलो भाई। उसे दो हर्डल को क्रॉस करना है। नंबर वन एनर्जी बैरियर एंड नंबर टू ओरिएंटेशन बैरियर। लिखते चलिएगा, नंबर वन एनर्जी बैरियर एंड नंबर टू ओरिएंटेशन बैरियर। अगर इसे मैं थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन थ्योरी से मैच कराऊं, वैसे तो इंसानों के जीवन में बैरियर बहुत है, मैं दो में समेट नहीं सकता। लेकिन अगर मैं सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करूं तो ऐसे कहूंगा, सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि पढ़ना नहीं, इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। इफेक्टिव पढ़ने के लिए इंसान को दो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। नंबर वन है कंटेंट का बैरियर, नंबर वन है, और नंबर टू है ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन का बैरियर। सबसे पहले बच्चे को जितना आपका सिलेबस है उतना सिलेबस आना। भाई नीट का पेपर देना जरूरी है तो पक्की बात, वही वाली बात है कॉलिजन का होना। तो टकराते तो बहुत है, मगर सारे प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट से, हर टक्कर से प्रोडक्ट बनने वाला केवल वही टक्कर प्रोडक्ट बनाए जो इफेक्टिव कॉलिजन कर पाए। इफेक्टिव कॉलिजन वही कर पाएंगे जो दोनों बैरियर को क्रॉस। एक है एनर्जी बैरियर, एक है
इसे ऐसा समझिए, हर बच्चा जो नीट का पेपर दे वो डॉक्टर बन सकता, उसे इफेक्टिव पढ़ना पड़े, उसे 2 बेरे क्रॉस करना पड़े, सबसे पहले कंटेंट उसे पूरा आना और उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आना, नहीं चलेगा। क्या पता खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, हेलो, बाद में पता चला साल भर कॉमर्स पढ़ता रहा, तो उसका नीट में सिलेक्शन होने वाला, उसे कंटेंट भी पढ़ना है और सही डायरेक्शन में पढ़ना, बोलो हाँ या ना। पता चला कोई किताब लाए पढ़ डाले, भाई साहब वो काम की नहीं थी, ये सब भी तो है। समझ पा रहे हैं क्या? तो हाँ, कहने का मतलब यह है कि आपने जीवन में तो बैरियर बहुत सारे हैं, अगर मैं 2 से कहूं तो एक है कंटेंट और दूसरा है ओरिजिन। इन द सेम वे रिएक्शन के जीवन में कितने बैरियर हैं? 2, तीसरा कोई बैरियर, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी और प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन होना। लिखिएगा, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। आओ एक एक करके इन दोनों बैरियर को समझते हैं। कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लेना एनर्जी बैरियर, कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लेना एनर्जी बैरियर, कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लेना एनर्जी बैरियर। हम सब गए कोलिजन थ्योरी के पास। किसके पास? हमने कहा सर सर सर, क्या बोला? बताओ ये एनर्जी बैरियर क्या है? तो कोलिजन थ्योरी ने समझाना शुरू किया और सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आओ, कोलिजन थ्योरी ने कहा आओ चलो चले पहाड़ों पर। कहां चले? हमने कहा चलो। अब हम पहुंच गए पहाड़ों पर। कहां पहुंच गए? अब लेट्स से इमेजिन करते हैं कि आप भी पहाड़ों पे और मैं भी पहाड़ों पे हूं, मान लो। अरे मान लो यार, मान लिया, आप भी हैं पहाड़ों पे और चलेगा। अब आप पहाड़ों पे घूम रहे थे और मुझे पता चला आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। मैंने कहा बेटा उस दिन आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। बोले यस सर। तो वहां एक चट्टान रखी थी। क्या रखी थी? हाँ या ना? मैंने कहा इस छोटे से चट्टान को आपको नीचे पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? सवाल को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला चट्टान को कहां पहुंचाना है, तो बोलो आप कैसे पहुंचाओगे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं नीचे पहुंचाओ, ऊपर लेके जा रहे हो, अजीब बात है यार। बोलो बोलो बोलो। मेरा सवाल क्या था? चट्टान को नीचे पहुंचाओ, लेकिन आपने तुरंत कहा सर ऊपर लेके जाएंगे। क्यों ऊपर लेके जा रहे हो? मैं तो नीचे कह रहा हूं। रास्ता वही है सर। एक तरीका है कि मैं यहां से टनल खोदूं सीधे पहुंचा दूं, दैट्स नॉट फीजिबल, है ना? या तो वैसी मशीन मशीन तो वो भी कर लेंगे सर, मगर ऐसा होने वाला, अगर मुझे नीचे जाना तो एक बार ऊपर तो जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल है। अरे पाताल में भी पोटेंशियल है यार, हाँ या ना? खैर, क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आपको अगर चट्टान को नीचे लेके जाना तो सबसे पहले चट्टान को ऊपर लेके जाना। अच्छा, चट्टान से बोले ऊपर चला चला जाएगा क्या? तो ये स्पॉन है कि नॉन स्पॉन? तो जो नॉन स्पॉन होता है वो क्या, वो कभी नहीं होता है, वो अपने आप नहीं होता है, तो आपको इसे एनर्जी देना पड़े। आपने दिया एनर्जी, पुश किया आपने, हेलो। जब आपने इसे पुश किया, इसे एनर्जी दिया, तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते ये चट्टान यहां पहुंच गया? जब ये चट्टान यहां पहुंचा तो इसकी एनर्जी बढ़ गई घट गई? अच्छा, इसकी जो एनर्जी बढ़ गई तो क्या इस पूरे के पूरे फेज में यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है? क्या मैं कह दूं यहां पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? अरे बोलो ना। कहते हैं जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब इंसान सब ज्यादा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? जब आप स्टेबल है, सब कुछ आराम आराम चल रहा, क्या कहीं बड़ा परिवर्तन आएगा? बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब घर से निकाला जाता है। अरे यस और नो? आपने सुना होगा ऐसा कई बार, घर से निकले तो फिर ये हो गया। आपको ऐसा करना नहीं है। अब ये चट्टान यहां पहुंच चुका है, क्या यहां पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? अरे बोलो ना यार। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब अनस्टेबल सबसे ज्यादा है, मतलब ये नाजुक पल है। कैसा पल है? और जब ये नाजुक पल होता है तो ही जीवन में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आएगा? वो जो था उससे कुछ नया बनेगा। आपने उसे सबसे नाजुक पल पे पहुंचा दिया और वहां से हल्का सा धक्का दिया, और जैसे हल्का सा धक्का दिया, दर्द से कहां गया? मान लो कोई बंदा बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल, बस रोने ही वाला था, आपने हल्का सा कुछ बोला कि रोने लगा। दैट्स द मेन नाजुक पल, हाँ या ना? कि उसी के बाद जीवन में क्या आने लगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ये चट्टान अपनी मैक्सिमम एनर्जी पे था, बोलो हाँ या ना? जैसे आपने इसे थोड़ा सा धक्का दिया, चट्टान कहां पहुंच गया? नीचे। आपने नीचे पहुंचाया कि सबसे ऊपर पहुंचाया? कॉलिजन थ्योरी कहता है जैसा इस चट्टान का जीवन है, ठीक वैसा रिएक्शन का जीवन होता है। हमने कहा कैसे? उसने कहा मान लो यहाँ पे एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है H2, मान लो I2 का मॉलिक्यूल है, मान लो। अरे मान लो ये मैंने बनाया H2। क्या बनाया? दोनों नहीं जुड़े तो मान लेना जुड़े हैं, ठीक है। अरे मान लो यार।
तो वो कहता है कि H2 का मॉलिक्यूल है, I2 का मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों आपस में टक्कर का तो होना जरूरी है। यूं तो बहुत टकराते हैं मगर सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। कॉलिजन थ्योरी कहता है दोनों टकराएंगे और टकरा के दोनों एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पुराने बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और नए बॉन्ड, हेलो, जहां पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड, क्या ये जीवन का सबसे सबसे नाजुक पल होगा? इस नाजुक पल में जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? activated complex is having the maximum instability, is having the maximum energy। और ये जो नाजुक पल होता है इसी पल में जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड और बन के तैयार होता है HI। क्या बनता है? हेलो, उसने कहा कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट। हमने कहा इसे अगर डायग्राम में समझाइए, तो कॉलिजन थ्योरी ने समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम को इस किताबी दुनिया में कहा जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं? सबका ध्यान बोर्ड पे है ना? उसने कहा बिल्कुल ठीक वैसा जैसा चट्टान को गिराने का सफर था, बिल्कुल वैसा ही एक रिएक्टेंट का सफर है। उसने यहां पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं मेरे बच्चों, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। कई बार बच्चों से सवाल नहीं बनता, अगर वो प्रश्न बोल दे पोटेंशियल डायग्राम, यहां लिखा हमने पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिखा हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या लिखा मेरे बच्चों? ये वो कोऑर्डिनेट है जहां आपको रिएक्शन का जीवन दिखाया जाएगा। रिएक्शन के जीवन में सबसे पहले क्या रिएक्टेंट था? कौन था? जब आप यहां आए थे तो पहली दूसरी पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे? अरे 12वीं पास होके तो आए थे ना, यानी आपके पास पहले से कुछ नॉलेज था कि नहीं था? आपकी एनर्जी जीरो थी, कुछ थी? तो यहां कहीं रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल था, क्या कुछ एनर्जी लेके बैठा था? लेकिन क्या मुझे उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है? अगर मुझे उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो सबसे पहले मुझे उसे अनस्टेबल करना पड़ेगा, पेपर ले लेके नंबर गिरा गिरा के उसे फंसाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? पहले उसे उस लेवल पे लाना पड़ेगा व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन लाने के लिए उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़े। और ये जो सबसे पीक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे बनता है एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था एक्टिवेटेड, अरे बोलो भाई। तो कॉलिजन थ्योरी कहती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का सफर ऐसे नहीं होगा, उसको कुछ एनर्जी चाहिए, जब जब एनर्जी मिल जाएगी तब तब यहां पहुंच जाएगा और जब जब यहां पहुंच जाएगा तब तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? मान लो, अरे मान लो यहां पे एनर्जी है जीरो, मान लो, सबको दिख रहा है ना? और ये वाला पॉइंट एक है, ये वाला पॉइंट एक है, ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की एनर्जी है 25, मान लो। यहां से लेके यहां तक एनर्जी 50 मान लो, यहां से लेके यहां तक एनर्जी 100 मान लो। अब जो सवाल पूछो बताना, रिएक्टेंट कहां बैठा है और प्रोडक्ट कहां है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है कि ज्यादा? तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल की रिएक्टेंट? तो प्रोडक्ट की एनर्जी घट गई कि बढ़ गई? हाँ, पहले कितनी थी, अभी कितनी है? तो बाकी 25 कहां गई? उड़ गई। बाकी 25 कहां गई? अरे जब जब एनर्जी उड़ेगी एग्जिट, क्या वही एक्सोथर्मिक है? यानी जाने अनजाने में जो ग्राफ मैंने बनाया क्या एक्सोथर्मिक का है? अगला सवाल, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी? कितनी थी? क्या उसे 25 पे जाना है? ऐसे बोलो ये चला जा तो चला जाएगा क्या? चट्टान को बोलो ऊपर चला जा, चला जाएगा क्या? उसे एनर्जी देना पड़े, कितना और देना पड़ेगा? कितना? ये जो और देना पड़ा, इसी को इस कॉलिजन थ्योरी की दुनिया में कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? यानी कितना एनर्जी दो कि वो एक्टिवेट हो, कि एक्टिवेट मॉलिक्यूल बन जाए, तो उसी का नाम पड़ गया एक्टिवेशन। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है? पहले कहां था, कहां जाना है, तो कितना और मिल जाए चलेगा? कितना और मिल जाए उसे बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। कितना मिनिमम चाहिए कि उसका काम हो जाए उसे बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ उसको मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? 100। ये वही वाली बात है, एक बच्चा आया बोले मुझे डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? तो कट ऑफ है 600, कितना है? तो उसको कम से कम कितना नंबर चाहिए? लेकिन जब वो आया था तो उसके थे 500, कितने थे? तो उसे मेहनत कितने और नंबर की करनी है? 100।
ये वही वाली बात है कि मिनिमम कितना चाहिए 600, मगर तुम कहां थे यहां, तो और कितना चाहिए, और कितना चाहिए को बोला गया एक्टिवेशन, और मिनिमम कितना चाहिए को बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। सब लिखा दूंगा चलेगा। एनर्जी बैरियर मुझसे सरल भाषा में कहता है कि अगर, शुरू से बोल रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन को होना है तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना, हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनता, केवल वही कोलिजन प्रोडक्ट बना पाए जो दो बैरियर क्रॉस कर पाए, एक का नाम है एनर्जी। एनर्जी बैरियर का सिंपल सा मतलब, उसको जितनी एनर्जी चाहिए दे दो, वो एनर्जी दोगे तो धन से ऊपर पहुंचेगा, ऊपर से नीचे चला, इतना सा मतलब है। हेलो, डॉक्टर बनना है तो कट ऑफ क्लियर करना पड़े, जितनी कमी है उसके हिसाब से मेहनत करिए। हाँ, ये बात अलग है, मेहनत हमेशा जीरो से होती है। अरे बोलो ना, कॉपी में कैसे लिखिएगा, जैसे बोलो वैसे लिखिएगा, जैसे बोलो वैसे लिखिएगा। एनर्जी बैरियर हेडिंग डाल लिया, उसमें एक लाइन लिखना, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के बाद सबसे पहले, सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट अनस्टेबल, activated complex is the most unstable intermediate, most unstable intermediate in transition state, in transition state। ये वर्ड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुने होंगे, इन ट्रांजिशन स्टेट। सुनिएगा, सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन, इंटरमीडिएट 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 इंटरमीडिएट, हर जगह कौन है, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। लेकिन जो सबसे अनस्टेबल इंटरमीडिएट हो, उसे क्या नाम है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख लो, H2 प्लस I2 सबसे पहले बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी, और फिर बनेगा प्रोडक्ट। तो कॉलिजन थ्योरी ने सरल भाषा में कहा, हर रिएक्शन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पाती है, एनर्जी की व्यवस्था कर दो हो जाएगा। हमने कहा अच्छा, और उसी एनर्जी का नाम रख दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब बात यहां पे खत्म हो गई कि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता कि कट ऑफ नहीं हो पाता, कट ऑफ के बराबर नंबर दे दो सिलेक्शन हो जाएगा। अब कट ऑफ के पीछे के क्या कहानी वो अलग है, समझ गए? एनर्जी बैरियर सो सिंपल, एनर्जी चाहिए दे दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी। हेलो, अब उस एनर्जी के टेक्निकलिटी में आते हैं, आ जाओ, ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, पहले ये ग्राफ बनाना, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और बगल में लिख देना दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओ भाई, सिंगल स्टेप समझ गए क्या? दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो पहले अपन सारा किस्सा सिंगल स्टेप का निपटाएंगे, फिर अगला किस्सा मल्टी स्टेप का। ठीक, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसी है, एंडो की एक्सो, एक्सो। यहां से लेके यहां तक हरी वाली लाइन को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ईए, और यहां से लेके यहां तक को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी टीई। अब यहां शॉर्ट फॉर्म लिखना, सबको नीचे लिखा दूंगा। अब कंसेप्ट को समझेंगे और लिखते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कंसेप्ट को समझेंगे और लिखते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्शन, आपको बताते चलना और लिखते चलना। नेचर ऑफ, बताओ ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो, तो लिख लो एक्सो, और एक दिमाग में इमेज बना लो, जब जब होगा एक्सो, जब जब होगा,
तब तब प्रोडक्ट होगा नीचे, रिएक्टेंट होगा, लिख ले एक्सो। जब जब होगा एक्सो, प्रोडक्ट होगा नीचे, प्रोडक्ट होगा नीचे, रिएक्टेंट होगा ऊपर। प्रोडक्ट होगा नीचे, रिएक्टेंट होगा ऊपर। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2, आओ समझते हैं ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन क्या है। अगर डायग्राम बना रहे हो तो बनाते रहना, मैं बार बार स्लाइड बैक करूंगा, साथ में लिखते भी चलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोले तो टीई, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका जिक्र आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सुना होगा इस वर्ड का। खैर लिखिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखना। दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम required energy, this is the minimum required energy by reactant molecules, this is the minimum required energy by reactant molecules, by reactant molecules to form, आप बताओ क्या बनाने के लिए? गलत, गलत, प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने। अरे यार, प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए भाई, खेल यहां पहुंचाने का है कि ऊपर पहुंचाने का। बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना है, बच्चे को उस काबिल बना दो कि डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर वो खुद बन जाएगा। अरे यस और नो, डॉक्टर तो आप खुद ही बन जाए, आपको तो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना है ना यार। तो वही वाली बात है कि मुझे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो लिखिएगा टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कई बार किताबों में लिखा होता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, विच इज रॉन्ग, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट शब्द जो हम बार बार यूज करेंगे उसका नाम है ईए, और ये को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। वो वाली एनर्जी दोगे कि एक्टिवेट हो जाए, तो नाम पड़ गया एक्टिवेशन एनर्जी। जरा डिफाइन करने की कोशिश करो, आपने हिंदी में बोला था, बोलो आज एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, तो 50 को बोलो, डिफाइन करो, कैसे बोलोगे? और कितना मिल जाए, किसको, आपको कि मुझे? तो रिएक्टेंट को और कितना, कि क्या बना ले, तो क्या बोलू, रिक्वायर्ड एनर्जी की एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस इज द extra required energy, this is the extra required energy by reactant molecules, by reactant molecules, this is the extra required energy by reactant molecules to form activated complex। ठीक है मेरे बच्चों, अब जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना और सोच समझ के जवाब देना। मान लो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां है, मान लो, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इधर जाएगा, मतलब क्या बनाएगा, तो एनर्जी रिलीज की, एब्जॉर्ब। और अगर गलती से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इधर आ गया, तो गलती से बच्चे का सिलेक्शन एक नंबर से रुक गया, तो हाँ, तो क्या फिर से वो बच्चा बन जाएगा, क्या फिर से वो रिएक्टेंट बन जाएगा? तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? बोलो ना यार, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इधर जाए तो भी, इधर जाए तो प्रश्न पूछा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल मूव ईदर साइड ऑफ द ग्राफ, एनर्जी विल रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज। बोलो ना यार, कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे किधर भी जाए, बादल बना के लिखिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे किधर भी जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे किधर भी जाए, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एग्जाम्पलर का सवाल है, याद रखिएगा, और आया भी हुआ है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे रिएक्टेंट बनाए चाहे प्रोडक्ट बनाए, एनर्जी विल बी रिलीज। मैंने बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे किधर भी जाए, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे, एनर्जी विल बी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ जरा, मैं आज से इस एक्टिवेशन एनर्जी को बोलूंगा ब्रेकर। क्या बोलूंगा? ये उसके जीवन का ब्रेकर है। क्या है? मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मगर उसके जीवन में कौन है? ब्रेकर।
उसके जीवन में कौन है? बैरियर, हर्डल, ब्रेकर। चलेगा? अच्छा सुनो ना, आप जा रहे हो गाड़ी से, किससे जा रहे हो? और लेट से आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके सामने कुछ एक सिचुएशन आती है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। बोलो आपकी गाड़ी की रफ्तार सबसे ज्यादा कहां रहेगी? क्या बात कर रहे हो? और गाड़ी की रफ्तार सबसे कम? मतलब आप मानते हो कि ब्रेकर होगा बड़ा, क्या बोला सर ने? तो रफ्तार होगी। क्या बात कर रहे हो? और ब्रेकर होगा तो रफ्तार होगी। अरे सुनो ना, रफ्तार बोले तो आरओआर, अच्छा ब्रेकर बोले तो एक्टिवेशन, दोनों डायरेक्टली इनवर्सली। अरे बड़ा छोटा, छोटा बड़ा तो इनवर्स हो गया ना यार। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आरओआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईए। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आरओआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईए। ईए बोले तो ब्रेकर, ईए बोले तो, ईए बोले तो, ईए बोले तो, जल्दी नहीं सीखते यार। ईए बोले तो ब्रेकर मतलब एक्टिवेशन। थोड़ा फील कर लो, ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी, ब्रेकर होगा छोटा, और अगर ब्रेकर नहीं होगा तो, अरे सर फिर तो पूछो नहीं, हाँ या ना? फिर तो गाड़ी भगाने में मजा आएगा। यस और नो? आओ समझते हैं। अच्छा सुनो ना, क्या आप सब रेट लॉ पढ़ के बैठे हो? क्या आपने पढ़ा है आर बराबर के इंटू ए की पावर समथिंग समथिंग? क्या आर प्रोपोर्शनल टू के है? बोलो ना यार। आर ओ आर ज्यादा तो रेट कांस्टेंट, गलत। रेट कांस्टेंट ज्यादा तो आर ओ आर ज्यादा। इंसान है तो दिमाग है, दिमाग है तो इंसान है। कठिन सवाल मत पूछा करो हमसे, ठीक है छोड़ो, रहने दो। अरे रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ना यार, आर ओ आर तो बदलता रहता है। तो इससे ये तय हो रहा कि इससे ये तय हो रहा? हाँ वही तो सुनना चाह रहा था बस में। अरे हेलो, अगर रेट कांस्टेंट होगा ज्यादा तो आर ओ आर। सर ये भी तो, अरे इससे थोड़ा कांस्टेंट कर दो बेटा, इन दोनों की बातें कर। नहीं समझ पाए? रेट कांस्टेंट होगा तो आर ओ आर, थोड़ा तो दिमाग लगाइए, है ना? रेट कांस्टेंट होगा तो आर ओ आर। क्या आर और के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो ना यार। तो जहां जहां आर है वहां वहां के कह दो, चलेगा? क्या मैं कह दूं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए? चलेगा। अब इसको हिंदी फील कर लो, ब्रेकर होगा बड़ा, ब्रेकर होगा तो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट तो रफ्तार, ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार, रफ्तार कम तो रेट कांस्टेंट। यही तो फील करा रहा हूं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। ठीक है, आओ जरा बढ़ते हैं आगे। बढ़े? मान लो इसमें रिएक्टेंट के पास एनर्जी पहले कितनी थी? तो इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? और इसके पास एनर्जी थी, उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ। इंथैल्पी एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है थर्मो का भी, आप एनर्जी मान लो तो काम चलेगा। मान लो, जब भी बोलना एनर्जी बोल देना इंथैल्पी। क्या बोल देना? पहले कितनी इंथैल्पी थी और बाद में, चलेगा भाई? अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एच, क्या पूछूं? तो मैं आपके सामने लिखना, जरा बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ भाई। आगे क्या? यहां लिखा रिएक्टेंट, यहां लिखा। बोलो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना था? क्या हर बच्चा डेल्टा निकाल लेगा? डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस। फाइनल 25 है कि 50? तो 25 माइनस 50 कितना माइनस? क्या डेल्टा एच निगेटिव आया? क्या कोई मुझे ग्राफ में बता सकता है? ग्राफ में पढ़ते आओ, ये वाली लाइन कितनी है? 50। ये वाली लाइन कितनी है? बोलो ना। तो डेल्टा एच ये होगा कि डेल्टा एच ये होगा कि डेल्टा एच ये होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, बोलो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, यही होगा डेल्टा। ग्राफ में बना लो डेल्टा एच, ग्राफ में बना लो डेल्टा एच, और दिमाग में कर लो सेव। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप डेल्टा एच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। बढ़ू आगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डेल्टा एच लिख लेना। कैसा आया? निगेटिव। अच्छा थोड़ा सोच के समझ के जवाब दो, अगर यही ग्राफ एक्सो का नहीं एंडो का होता, किसका होता? तो प्रोडक्ट नीचे होता कि ऊपर? अब हाथ से बनाओ, हाथ से बनाओ। अगर होगा एक्सो तो नीचे, अगर होगा एंडो तो चलेगा? चलेगा ना यार। अब जरा ग्राफ को देख के कुछ सवालों का जवाब देना। पहला सवाल, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट?
व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज डेल्टा एच। अब 25 बोलोगे -25, ग्राफ से आपको हमेशा मिलेगा मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? साइन के लिए आपको हमेशा नेचर जान के आंसर देना पड़ेगा। जैसे अगर प्रोडक्ट नीचे है तो समझ जाओ एक्सो, एक्सो है तो आंसर क्या बोलोगे, माइनस। तो ठीक है, तो आपको पता हो दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जो होती है रिवर्सिबल, पता है आपको? क्या दुनिया की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है? क्या दुनिया में कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है? अच्छा, जो रिवर्सिबल है क्या वो लौट के घर को आती है? अच्छा, क्या वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाती है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट? अच्छा, रिएक्टेंट फॉरवर्ड है। अच्छा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्या ये? क्या बात है, ग्राफ में आओ जरा, मान लो ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लो, मतलब ये रिएक्टेंट से क्या बनाएगा और फिर प्रोडक्ट से। अच्छा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या ये वाला ब्रेकर है? अच्छा, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा तो क्या ये वाला ब्रोकर? अच्छा, दोनों तरफ का ब्रेकर सेम है क्या अलग है? अच्छा, दोनों की रफ्तार सेम है अलग है? यानी आगे की रफ्तार कुछ और है, पीछे की रफ्तार कुछ। अच्छा, आगे की रफ्तार ज्यादा है कम है? अच्छा, पीछे की रफ्तार, क्योंकि ब्रेकर ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी, ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी। अरे बोलो ना यार, क्या आगे इसे फॉरवर्ड बोल दूं चलेगा, इसे बैकवर्ड बोल दूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, चलेगा? इसे बोल दूं फॉरवर्ड, हाँ या ना, इसे बोल दूं बैकवर्ड, हाँ या ना। अच्छा, जब फॉरवर्ड है तो क्या ये रिएक्टेंट है, क्या ये प्रोडक्ट है, तो क्या ये एक्टिवेशन है? अच्छा, जब बैकवर्ड है तो क्या ये रिएक्टेंट है, क्या ये प्रोडक्ट है, तो क्या ये एक्टिवेशन है? अरे बोलो, रिएक्टेंट से ऊपर जाने का जो गैप है वही एक्टिवेशन एनर्जी, बोलो हाँ या ना। अब उसी ग्राफ में एक मॉडिफिकेशन करिएगा, माइक्रो साइज का ग्राफ बनाया था क्या, तो उसी ग्राफ में मॉडिफिकेशन करिएगा। एक होगा ईएएफ, एक होगा ईएबी, हरी वाली ईएएफ, हरी वाली ईएएफ और गुलाबी वाली ईएबी, चलेगा? एक होगा ईएएफ, एक होगा ईएबी। someone is having color blindness, okay, पर्पल है वो, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है क्या? रुक जा रुक जा रुक जाओ, ये पर्पल है, ये पर्पल है। अच्छा ठीक ठीक, लिख लिया होगा आपने। हाँ, लिख लिया होगा। अरे जो आप कहे वही सही है, और कल तो मैं सिखाया था जिसको जो नजर आता वही सही माना, भले दुनिया को वो गलत नजर आए। मेरे लिए तो यही सही, अब आपके लिए जो सही है देख लेना। खैर आइए, तो लेट्स, हाँ व्हाइट बना दूं क्या यहाँ पे? हाँ, सबको व्हाइट तो व्हाइट नजर आता है ना। अच्छा सुनो, ये हो गया ईएफ और ये हो गया, अरे बोलो ना। अच्छा, ये क्या हरी वाली लाइन है, ऐसे इतना है ना, क्या ये हरी वाली लाइन है? अरे बोलो ना यार। अच्छा, एक है हरी और एक है गुलाबी, अरे मान लो पिंक है यार, है ना, एक है हरी और एक है पिंक, हाँ या ना। अच्छा, क्या यहां से यहां पिंक है? अच्छा, क्या यहां से यहां हरी है? अच्छा, मैं अगर पिंक माइनस हरा करूं तो क्या मिलेगा? डेल्टा एच मिलेगा। एक मिनट एक मिनट, सच में? दिस माइनस दिस बराबर डेल्टा एच और दिस माइनस दिस बराबर डेल्टा एच। अच्छा एक मिनट, ये लाइन बड़ी है, इसकी लंबाई बताओ। अरे 25 और 100 भाई, लंबाई बोलो कितनी लंबाई है? क्या ये लेंथ 75 है? क्या ये लेंथ 50 है? अच्छा, 75 में 50 माइनस करोगे तो 25। अच्छा, अगर 50 में 75 माइनस करोगे तो, अगर तुम्हें आंसर साइन के साथ चाहिए तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। अगर आप ये माइनस ये कर दोगे तो आंसर तो मिलेगा ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन इफ यू वांट आंसर विद साइन सो यू हैव टू मेक दिस माइनस दिस, राइट? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख रहे थे, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये लिख लिया, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, और लिखिएगा डेल्टा एच बराबर ई ए एफ माइनस ई ए बी। तो भाई अपने को आज से डेल्टा एच का एक ही फॉर्मूला याद रहेगा, डेल्टा एच बराबर ई एफ माइनस ई ए बी, और याद रखिएगा इसमें डेल्टा एच मिलेगा साइन के साथ, याद रखिएगा इसमें डेल्टा एच मिलेगा साइन के साथ। तो अगर डेल्टा एच साइन के साथ मिलेगा तो जब भी ये फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा एच में साइन के साथ ही रखूंगा। तो कई बार सवाल आपको कंफ्यूज करता है, बोलेगा नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच 100 और बच्चा सीधे 100 लिख देगा ना,
-100 लिखना पड़ेगा। आपको इतना तो याद है ना बच्चों, एक्सो का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। वेरी नाइस, लिख लिया सबने? चलो अब हमने क्या क्या सीखा, आओ कुछ एक पॉइंट्स पे समझते हैं और छोटे छोटे सवालों में कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करता हूं, राइट? वो सवाल नहीं, वो कंसेप्ट होंगे, जवाब भी देते रहना, सीखते चलना। बढ़ू आगे। पॉइंट नंबर 1, ये बोले तो ब्रेकर, ये बोले तो, ये बोले तो ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी ज्यादा, ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी कम। सर ने बोला एक्टिवेशन एनर्जी, सर ने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, सर ने बोला ईएएफ, सर ने बोला ईएबी, सर ने बोला डेल्टा एच। 5 शब्द चलेगा? बोल दो। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, और कितना चाहिए? फॉरवर्ड से कुछ और है, बैकवर्ड से कुछ और। मैंने जो ग्राफ बनाया था वो एक्सो का था कि एंडो का? पूछो एक सवाल, लिखना। सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे सवालों में। लिखिए पहला सवाल मतलब पहला कंसेप्ट लिखिएगा। ए गिव्स बी, इसका ये बोला है 30 किलो जूल पर मोल। अगली रिएक्शन है सी गिव्स डी, इसका ये बोला है 40 किलो जूल पर मोल। अगली रिएक्शन है ई गिव्स एफ, और इसका ये बोला है 50 किलो जूल पर मोल। आपके सामने है 3 रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, और तीनों का हमें दे रखा है ब्रेकर यानी एक्टिवेशन एनर्जी। आओ देखते हैं इस पे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल, विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट? विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट? विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट? बन गया क्या? बोलो सबसे तेज कौन है? जिसका ब्रेकर सबसे छोटा, उसकी रफ्तार सबसे। वेरी नाइस, आंसर विल बी 1। पक्का ना? देखो अगला सवाल, which reaction is having, which reaction is having maximum rate constant? Which reaction is having maximum rate constant under similar condition? लिख लो, under similar condition which reaction is having maximum rate constant? रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब रेट, मतलब रफ्तार, मतलब ब्रेकर, यानी आंसर। वेरी नाइस मेरे बच्चों, लिखो अगला सवाल। पूछूं, विच रिएक्शन विल बी, विच रिएक्शन विल बी आरडीएस? बोलो कौन सी रिएक्शन होगी आरडीएस? क्या सबको आरडीएस का रूल याद है? वो रिएक्शन जिसका ब्रेकर रफ्तार सबसे स्लो की स्लोवर की स्लोवेस्ट, तो आंसर विल बी, बोलो डन। बहुत बढ़िया, लिखो एक और सवाल। यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, उन्होंने दिया हमें ए गिव्स डी और दे रखा था इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 ए गिव्स बी, स्टेप नंबर 2 बी गिव्स सी, स्टेप नंबर 3 सी गिव्स डी, और हमें इन तीनों का बोला था ईए बराबर 70, ईए बराबर 40, ईए बराबर 30 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और प्रश्न बोला था राइट रेट लॉ। मुझे पूरा यकीन है इस क्लास में बैठा हर बच्चा ये सवाल कर लेगा। राइट रेट लॉ बन जाएगा। पहले जो हम सवाल करते थे वही सवाल है, बस आज पूछने का तरीका बदल गया है। पहले मैं आरडीएस लिख के बोलता था, आज मैंने आरडीएस लिखा नहीं, आपको पहचानना है। बोलो कौन है आरडीएस? क्या फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस स्टेप? तो वो सारे कंसेप्ट के सवाल यहां पर भी बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस स्टेप, राइट? अरे राइट। और अगर पहला वाला स्टेप आरडीएस है तो लिखूंगा आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। बोलो डन डन। ए को हटाना, पक्का? हटाते तब है जब वो इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जो रिएक्शन में नजर नहीं आते हैं मगर मैकेनिज्म में नजर, वही इंटरमीडिएट क्या है? बोलो डन। और इंटरमीडिएट में भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल वाला इंटरमीडिएट वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है। इंटरमीडिएट तो कई सारे हो सकते हैं,
अरे बोलो यार, आइए समझते हैं, बढ़ूं आगे। यही सवाल कुछ ऐसे आया, मान लो अगला सवाल कर लिया था वो, अरे कर लिया था ना भाई। अगला सवाल आप सबके सामने बना एक ग्राफ, और ग्राफ बना कुछ ऐसा, बना लो। ग्राफ बना कुछ ऐसा, यहां लिखा था पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिखा था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ग्राफ बना था कुछ ऐसा। सबको दिख रहा है ना? और उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दे रखी थी, लिख लीजिए वैल्यूज। अगर कहीं पे लाइन सीधी ना हो तो मान लेना वो सीधी है, ठीक है बेटा। और कुछ वैल्यूज दे रखा है, यहां लिखा 0, यहां लिखा 20, यहां लिखा 40, यहां लिखा 70, और ऊपर लिखा था रिएक्शन ए से बना बी, और बोला था ये रिवर्सिबल है। ओके, आओ देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। वैल्यूज अच्छे से लिख ले, 20, 40, 70, ठीक है। सबसे पहला सवाल बताओ साहब, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? बहुत बढ़िया, अब जितनी तेजी से बोल रहे हो उससे ज्यादा तेजी से लिखना। व्हाट इज द नेचर, हाँ मुझे पता बन जाएगा, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? एक्सो की एंडो? एंडो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हाट इज ईएएफ? ईएएफ, ईएएफ बन गया ना? ईएएफ, हाँ मैं हरी लाइन से बना देता हूं, क्या यही वाली लाइन ईएएफ है? फॉरवर्ड जाइए, फॉरवर्ड जाइए, चलेगा भाई। तो यहां से लेके यहां तक का गैप यही होगा ईएएफ। तो 70 और 20 कितने का गैप? 50। कितने का गैप? 50। तो बोलो ईएएफ कितना होगा? 50। न्यूटन की जूल? जूल, किलो जूल, कुछ भी चलेगा, वो ऑप्शन डिसाइड करेगा, राइट। ओ भाई ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज ईएबी? ईएबी पूरी क्लास बता दोगे फटाफट, ये सारे छुटपुटिया सवाल बनने चाहिए। ईएबी मतलब एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड, है ना। तो 40 और 70 के बीच का गैप, 40 और 70 के बीच का गैप, ये नीली वाली लाइन। बेटा नीले में तो कोई समस्या नहीं है ना? अब ये मत कहना लाइट ब्लू डार्क ब्लू, है ना। बोलो इसे कह दो स्काई ब्लू, है, इसे कह दो ये भी चलेगा। मुझे बताइए ये भी कितना है? वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछ लो क्या? व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट? क्या बात है, विच इज मोर स्टेबल? अरे बहुत टैलेंटेड आप लोग यार, लिखो विच इज मोर स्टेबल। इतने अच्छे से आंसर देते हो ना, सब बन जाता आपसे, हाँ। विच इज मोर स्टेबल, सो आंसर विल बी रिएक्टेंट। जिसकी एनर्जी कम वही ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम वही ज्यादा स्टेबल होगा। कोई तारीफ करता है आपकी? अरे यार, जिसकी एनर्जी कम वही ज्यादा स्टेबल होगा, चलेगा। आपको भी डाउट हो जाता होगा नहीं, कोई करता होगा तो लिखिएगा। हाँ नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, नेक्स्ट सवाल बोलू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? आपको फॉर्मूले से बताना है और ग्राफ से, दोनों से बताना है। डेल्टा एच बता दोगे? मुझे वो लाइन सुनना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। बोलो बोलो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, लिख लो कहीं पे साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, हाँ हाँ दुनिया की परवाह मत करिए बेटा, आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप डेल्टा एच, चलेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप लो मैंने बना दिया रेड कलर से, अब मैं गुलाबी का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, चलेगा। यहां पे है रेड कलर, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, यही है डेल्टा एच। अब एक बार मुझे फॉर्मूले से बता दीजिए डेल्टा एच, व्हाट शुड बी द डेल्टा एच? व्हाट शुड बी द डेल्टा एच? हाँ फॉर्मूले से, ना ना ना, ई ए एफ माइनस ई ए बी। डेल्टा एच साइन के साथ रखा जाएगा, साइन के साथ मिलेगा, साइन के साथ रखा जाएगा, साइन के साथ। वेरी नाइस। व्हाट इज ई एफ? 50, 50 माइनस 30, 20। अरे बोलो, आसान है। चलो अब कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना, इफ नथिंग स्पेसिफाइड,
इफ नथिंग स्पेसिफाइड, अगर कुछ नहीं बोला होगा, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, if nothing, then EA will be treated as, EA will be treated as EAF only. अगर किसी सवाल में कुछ नहीं बोला होगा तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड ही मानेंगे. ठीक है, दे दूं अगला सवाल. लिखो जरा. इफ फॉर अ रिएक्शन, if for a reaction A gives B, if for a reaction A gives B, delta H is 70 kilojoule per mole, delta H is 70 kilojoule per, बोलो, delta H is 70 kilojoule per mole, and EA for the reaction, EA for the reaction is 90 kilojoule per mole. EA for the reaction is 90 kilojoule per mole. Then calculate EA for B2A. Then calculate EA for B2A. सवाल समझ गए? कुछ दिया है और कुछ पूछा है. Then calculate EA for the B2A. बन गया? मुझे बताओ उसने पूछा क्या है? क्या पूछा है? EAB पूछा है, हाँ या ना? तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया क्या? डेल्टा H बराबर EAF माइनस EAB. बोलो ठीक है? अरे ठीक है. तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछा EAB कितना हो जाएगा? EA फॉरवर्ड कितना है? 90. डेल्टा H कितना है? 70. उसने प्लस बोला तो एंडो मानो या तो कुछ लिखता, हाँ या ना? तो खत्म है कहानी यार. कितना आ रहा है? कठिन है क्या? लिखिए अगला सवाल. फॉर, बन गया होगा सबसे, है ना? लिखिएगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक, मन में फोटो बना लो एंडोथर्मिक बोलते ही. बन गया? बनाओ, हाथ से बना के बताओ. अरे इतना कहां नीचे चले गए? एंडो एंडो ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे 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 कर लो, हाँ या ना? अरे यस और नो चलेगा? हाँ. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. और सवाल कहता है पहचान कौन. क्या कह रहा था? पहचान कौन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 EAF greater than EAB. Number 2 EAF less than EAB. Number 3 EAF बराबर EAB. And number 4 cannot predict. Cannot predict. बन गया क्या? मन में ग्राफ बनाया था, अब कॉपी में बना लो बेटा. जो मन में है उसे लिख डालो, शब्दों में बयां करिए. इस प्रकार से आपने बना लिया एंडोथर्मिक, हाँ या ना? अरे ठीक है, ठीक है भाई. अब इसमें बना रहा हूं मैं EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड. जरा देखना ध्यान से. एक लिया मैंने लाल वाली, हेलो लाल वाली, क्या बोलोगे? EA फॉरवर्ड की बैकवर्ड. ये आसान है ना? और एक दूसरा रंग ले लेता हूं, दूसरा रंग ले लेता हूं हरी वाली. ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो हरी वाली लाइन है, क्या ये EA बैकवर्ड है? रिएक्टेंट से ऊपर तक का जो पॉइंट है उसे अपन बोलेंगे EA. तो एक होगा EA फॉरवर्ड, एक होगा ये. बोलो कौन है बड़ी, लाल वाली की हरी वाली लाइन? यानी फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन, नहीं चलेगा. चाहे सोचो ऐसे चाहे सोचो. क्या सभी बच्चों को डेल्टा H का फॉर्मूला याद है? डेल्टा H बराबर EA फॉरवर्ड माइनस EA. क्या एंडो का डेल्टा H पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होने के लिए इसको इससे बड़ा होना. बोलो ठीक है. दोनों तरीके सोचना आना चाहिए, तभी हर तरह के सवाल बनेंगे, राइट? तो सो सिंपल. डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि जो EA फॉरवर्ड है उसे EA बैकवर्ड से बड़ा होना. यही सवाल रूप बदल के आया कुछ ऐसे. लिखो अगला सवाल. फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? अब मन में ग्राफ बना लो. प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा,
पक्का? क्या ग्राफ के भी नीचे? हाँ, रिएक्टेंस. फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन EAF ग्रेटर देन EAB. नहीं बेटा, वो नहीं है, ये अलग है. ये सफेद थे, वो पीले हैं. देखो कैसी बातें कर रहे हो यार. हाँ, EAF लेस देन EAB. तीसरा ऑप्शन EAF बराबर EAB. और चौथा ऑप्शन नहीं बता सकते. क्या बताने का मन नहीं है? लिखो ऑप्शन. हाँ जी साहब, बन जाएगा. ग्राफ बना लिया? अब कॉपी में बना ले. जो मन में हो उसे शब्दों में लिख डाले. जो मन में हो उसे शब्दों में लिख डाले. तो बताइए मेरे बच्चों, ये ग्राफ एक्सो का है कि एंडो का? एक्सो का. तो प्रोडक्ट होगा नीचे. आओ बना ले ई. आओ बना ले. एक बनाया लाल वाली, एक बनाया हरी वाली. बोलो भाई, कौन है EAF, कौन है EAB? लाल वाली EAF, हरी वाली EAB. बोलो कौन है बड़ी? ये बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ये. चाहे सोचो ऐसे, चाहे सोचो कैसे. क्या इसका डेल्टा एच नेगेटिव है? और डेल्टा एच नेगेटिव तभी होगा जब ये बड़ा और ये. यही सवाल रूप बदल के आया. जानते हो कैसे? लिखो फिर अगला सवाल. अगला सवाल कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आपने कंसेप्ट समझ डाला. लिखिए अगला सवाल. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन EA ग्रेटर देन डेल्टा एच. दूसरा ऑप्शन EA लेस देन डेल्टा एच. तीसरा ऑप्शन EA बराबर डेल्टा एच. चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव. या लिख दो ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस. पहले प्रश्न में मैंने EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड में कंपैरिजन कराया. अब EA और डेल्टा एच में कंपैरिजन करा रहा हूं. अरे गड़बड़ हो गई यार. मैंने तो बोला ही नहीं फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड. कुछ ना बोला जाएगा तो फॉरवर्ड ही माना. बहुत बढ़िया. करके बताइए जमाने को आंसर. चलो, अब क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं. एक जिनसे नहीं बनता, और एक जो वेट करते हैं. एक का आंसर बता दो, अगला हम बता देंगे. इनके जहन में कुछ धुंधली धुंधली सी यादें रहती हैं. इनको पता रहता है ऐसे 2 सवाल कराए जाते हैं. एक का आंसर ये रहता है, एक बता दे सर, अगला वाला हम ही बताएंगे, देखना. इनको एक्यूरेट नहीं याद रहता. इनको याद है एक ही होगा, अगला उल्टा होता है. ठीक है. 2 तरह के बच्चे सामान्यतः होते हैं. अब आप पता नहीं किस कैटेगरी में है फिलहाल. तो प्यारे बच्चों, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. इमेजिन करते हैं हमने इसका ग्राफ बनाया. क्या बनाया? मैं सवाल को फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल को ग्राफ से कर रहा हूं. कैसे? मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए. आई विल नॉट रिपीट अगेन. अगला आपको करना है. ठीक है? अरे ठीक है. तो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया. सवाल क्या कह रहा है? एंडो की एक्सो. मैं एंडोथर्मिक के दुनिया के सारे केसेस इमेजिन करता हूं. दुनिया के सारे केसेस. और ऐसे केस इमेजिन करता हूं, ऐसे केस इमेजिन करता हूं जिसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है. मैंने आपके सामने एंडोथर्मिक के कुछ ग्राफ बनाए. यहां पे आपके सामने बना रहा हूं पहला ग्राफ, यहां पे बना रहा हूं दूसरा ग्राफ, यहां पे बना रहा हूं तीसरा ग्राफ. कहानी चल रही एंडो के की एक्सो की. एंडो में मुझे बताओ प्रोडक्ट ऊपर की नीचे? हाँ. तो देखो देखो, यहां है रिएक्टेंट और यहां बना दूं मैं प्रोडक्ट. हल्का सा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ये चलेगा? ये कितना नीचे है कॉम्प्लेक्स से? हल्का सा. लेकिन अगर मैं सच में हल्का बनाता तो आपको हल्का समझ में. तो थोड़ा दिखाने के लिए नीचे बनाया. बट अंडरस्टैंड, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द लिमिट कंडीशन. अरे बोलो ना यार. दिस इज द लास्ट केस कि भाई प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा 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 सबसे यहां यही तो होगा ना जस्ट. हेलो. अगला केस बनाने वाला हूं. कहानी चल रही एंडो की एक्सो की. हाँ. तो क्या एंडो रिएक्टेंट से ऊपर होगा प्रोडक्ट? तो ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है मेरे बच्चों, हो सकता है कि वो रिएक्टेंट से हो हल्का सा ऊपर. कितना ऊपर? ये है एंडो, ये है एंडो. दिस इज वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन. और मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ही दुनिया का हर ग्राफ समाया होगा. बोलो हाँ या ना? बोलो यस. फिर भी समझाने के लिए मैं एक मीडियम केस ले लेता हूं, मैं कोई जनरल केस ले लेता हूं. और आपके सामने
बना देता हूं एक तीसरा ग्राफ जहां दोनों है इक्वल, मान लो। अब मैं आपके सामने कुछ लाइन बनाऊंगा, आपको उन लाइनों का नाम बताना है। मैं सब कुछ लिखूंगा, थ्रेशोल्ड, ईए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आपको लाइन का नाम बताना है, चलेगा? आइए जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे है ना बच्चों? मैं आपके सामने कुछ लाइनें बना रहा हूं, आपको बताना है कौन सी लाइन क्या है। सबसे पहले बताओ, पीली वाली, हाँ, ये पूरी क्लास, ये फॉरवर्ड की बैकवर्ड? ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं, यहां पे लाइन बना दूं, यहां से लेके यहां तक छोटी सी लाइन, ये क्या है? हाँ, कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप। थोड़ा अंतर समझाइए, थोड़ा और ऊपर कर दूं, चलेगा? ताकि अंतर, वही वाली बात है, फिर अंतर समझ में नहीं आएगा, चलेगा? मैं आपके सामने फिर से लाइनें बनाता हूं, आप बताना नाम, चलेगा? यहां से लेके यहां तक, बोलो क्या है ये? ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक क्या है ये कंफर्म? अच्छा, अब बताना जरा, यहां से लेके यहां तक कौन है ये? अच्छा, कौन है ये? अच्छा अच्छा, ये कौन है भाई, ये कौन है? कुछ भी बोल दो ना जो अगला मन में आ रहा है, दिमाग थोड़ी लगाना है। रिएक्टेंट प्रोड के बीच का गैप, याद हो गया? रिएक्टेंट प्रोड के, रिएक्टेंट प्रोड के, अब भी नहीं याद हुआ क्या? चलेगा? मुझे बताओ, क्या मैंने आपके सामने जो 3 ग्राफ बनाए हैं, इसमें दुनिया का हर ग्राफ समाया है? बिकॉज दीज आर द बाउंड्री कंडीशन, यस और नो? पीली वाली ई ए फॉरवर्ड, लाल वाली डेल्टा एच, पीली वाली ई ए फॉरवर्ड, लाल वाली डेल्टा एच, ई ए फॉरवर्ड डेल्टा। बोलो पहले ग्राफ में कौन बड़ा, पीली की लाल? कौन बड़ा, पीली की लाल? कौन बड़ा, पीली की लाल? यानी दुनिया का कोई भी एंडोथर्मिक होगा, उसका डिग्री हमेशा ही डेल्टा एच से बड़ा हो। नहीं चलेगा? चलेगा? लिख लो जल्दी से। दुनिया की कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डेल्टा एस से बड़ा होगा। हमने यहां पे ये बैकवर्ड की बात नहीं करी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, कुछ ना बोला, ये का मतलब ये फॉरवर्ड ही माना, ठीक है? अगर आप ये सवाल समझ पाए हैं तो अगला सवाल आपका बेसब्री से इंतजार करता हुआ, और अगला सवाल कुछ ऐसा आया, लिख देता हूं मैं, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सर कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक। और कहता है सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और हमेशा की तरह आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, E ग्रेटर देन डेल्टा एच। दूसरा ऑप्शन, E लेस देन डेल्टा एच। तीसरा ऑप्शन, E बराबर डेल्टा एच। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज, जो भी आपको अच्छा लगे लिख ले। एओटी, हेलो। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने रटा था एक आंसर, आप बताओ अगला हम बताएंगे, मगर उनको ये नहीं पता, ये जहां सोचना बंद करते हैं, हम वहां सोचना शुरू करते हैं। कितने बच्चों ने कहा आंसर ऑल ऑफ दीज है? रेज योर हैंड प्लीज। एक बच्चा अकेला, बाकी सब बोल रहे तो चुप हो गए क्या? 2 बच्चों ने कहा, 3 ने कहा, 4 ने कहा, 5 ने कहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना? लिख ले। अरे ठीक है, फिर सवाल तो लिख लो जल्दी से। सवाल लिख लिया? ठीक, लिख लो जल्दी से सवाल। सवाल कहता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बराबर होगा, या ऑल ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबने मेरे प्यारे बच्चों आंसर दिया होगा क्या? आसान है ना? अरे हाँ या ना? और आपका जवाब गलत है। दूसरा होगा? क्यों? प्यारे बच्चों, हाँ मैं जानता हूं आपने ऐसा कुछ सुना होगा, नहीं सुना तो ऐसा होता है मोस्टली रिपीटर बैचेज में, इसलिए ऐसा कह रहा था।
आपको सवाल तो पढ़ लेना था ना भाई। सवाल में क्या बोला, एक्सो बोला कि एंडो बोला? अरे लाला, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जो उसका हमेशा नेगेटिव है, और ये कभी नेगेटिव होने वाला, तो भाई साहब पॉजिटिव नंबर कब से नेगेटिव नंबर से छोटा होने लगा? पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर यार। अरे बोलो ना। अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एच है -50 और ये है 20, तो ये छोटा हो गया? हाँ। अगर प्रश्न बोलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेगा? तो एक्सोथर्मिक बोलते ही उसका जो ये होगा, क्या वो डेल्टा एच से हमेशा ही बड़ा होगा? क्योंकि उसका डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा ना यार। तो अगेन मुझे लगता है आंसर विल बी, लेकिन जो रटा है सवाल, आपको ये सवाल नहीं रटा था, वो दूसरा रटा था जो अब आने वाला है। लिखिएगा जरा अगला सवाल। अगला जो सवाल था, अगला जो सवाल था मेरे बच्चों, इसको लिख लिया है क्या आपने? लिखिएगा जरा अगला सवाल। अगला सवाल फिर से रूप बदल के आपके सामने है, और अब लिखा था फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखिएगा फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर आपके सामने दिया था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। और अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन एक जैसे नजर आएंगे, देखते हैं अंतर कौन ढूंढ पाता है। पहला ऑप्शन ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच, दूसरा ऑप्शन ई ए लेस देन डेल्टा एच, तीसरा ऑप्शन ई ए बराबर डेल्टा एच, और चौथा ऑप्शन नहीं बता सकते, या ऑल ऑफ दिस, जो आपको अच्छा लगे। आपको ऑप्शन में अंतर नजर आ रहा है क्या? अभी कहां नजर आया? अब नजर आया। यहां लगा दो मॉड, यहां लगा दो मॉड, यहां लगा दो मॉड। नहीं चलेगा। हमारी थर्मो का नियम है, आपका डाउट जो आने वाला था उसका आंसर, हमारी थर्मो का नियम है, यू ऑलवेज हैव टू ट्रीट थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर एज विद साइन। चलेगा? ये हमारी थर्मो का नियम है, हमारी मतलब हम सब की, राइट? ये थर्मो का नियम है कि आपको चीजों को हमेशा साइन के साथ ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब वो बोलेगा डेल्टा एस यू हैव टू ट्रीट इट लाइक नेगेटिव, अरे भैया एंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सो का नेगेटिव होता है। एंडो में हमें वो सोचना नहीं था कि ऑलरेडी कैसा था ये, लेकिन एक्सो में कैसा होता है। और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव ही हमेशा बड़ा होगा। लेकिन अगर वो प्रश्न में लगा दे मॉड, क्या लगा दे, तो अब ये सवाल अलग है। अब करे तो करे कैसे? फिर से वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ से, उससे सोचना समझना आसान होता है। तो मैं आपके सामने दुनिया के 3 एक्सट्रीम केसेस बना रहा हूं, 3 ऐसे ग्राफ बना रहा हूं जिसमें दुनिया का हर ग्राफ समाया, 3 ऐसे ग्राफ बना रहा हूं जिसमें दुनिया का हर, अरे लाला एक्सो की कहानी है कि एंडो की? तो प्रोडक्ट होगा नीचे की ऊपर? प्रोडक्ट होगा। तो पहले ग्राफ में देखो जरा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से हल्का सा नीचे, कितना नीचे? और अगले ग्राफ में, अगले ग्राफ में हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से बहुत ऊपर, या मैं कह दूं प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बहुत नीचे। अरे यार, दिस आर द टू बाउंड्री सिचुएशन, और इन दोनों सिचुएशन के अंदर दुनिया का हर ग्राफ समाया है, yes or no? अरे या तो वहां यहां यहीं के बीच ना खेलेंगे भाई, और कहां ग्राफ बन सकता है? दिस इज द वन ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन, हल्का सा नीचे। ओ बोलो भाई। और यहां पे रिएक्शन कर दिया ऊपर, चलेगा? नहीं चलेगा। अगला ग्राफ एक जनरल सा ग्राफ ले लेता हूं, जहां मैं आपके सामने दोनों को मिड पॉइंट पे लाके छोड़ देता हूं, और देखते हैं क्या होने वाला है। गौर फरमाइएगा, आज हम डेल्टा एच का साइन देख रहे हैं कि मॉड देख रहे हैं? मॉड। चलेगा? मैं आपके सामने कुछ लाइनें बनाता हूं, बताना वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलो भाई लाल वाली ई ए फॉरवर्ड, लाल वाली ई ए, लाल वाली, चलेगा? हरी वाली डेल्टा एच, रिएक्टेंट प्रोड के बीच का गैप, डेल्टा एच रिएक्टेंट प्रोड के बीच का गैप, डेल्टा एच रिएक्टेंट प्रोड के डेल्टा, अरे चलेगा? बोलो यहां पे लाल वाली क्या है? ये फॉरवर्ड, और हरी वाली क्या है? डेल्टा। चलेगा ना यार? ये हो जाएगा, सॉरी, डेल्टा एच, सोच के लिखिएगा, हाँ, और ये हो जाएगा ये फॉरवर्ड, और यहां पे ये हो जाएगा ये फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा डेल्टा एच। अगर आप ध्यान से देखें तो कभी लाल बड़ा हो सकता है, कभी लाल छोटा हो सकता है, तो कभी लाल बराबर भी हो, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, इसीलिए मैं कहूंगा आप कुछ भी हो सकता है। चलेगा? तो रटिए, नकल करिए तो पूरा संभल के, है ना? तो आपको याद रखना है सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल
कई बार आपसे डेल्टा एच पूछता है, कई बार मॉड ऑफ डेल्टा एच पूछता है, दोनों का आंसर अलग जाएगा। अगर एक्सो में डेल्टा एच लिखा है, याद रखिएगा ईए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच ही बोला जाएगा। अगर मॉड है, ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसीडर ओनली वैल्यू। अब आंसर कुछ भी हो। बढ़ूं आगे। अभी जो हमने कॉलिजन थ्योरी पढ़ा, ये था एलिमेंट्री का। किसका था? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। 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 जब मैं मल्टी स्टेप कहता हूं, मतलब वो कई स्टेप में होने वाली है, राइट? तो उसके लिए अपने एक छोटा सा रूल बना लेते हैं। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं और ग्राफ में कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखिएगा। बना दिया? तो एक रूल बना लो, जितने पीक, क्या बोला सर ने? उतने स्टेप। क्या बोला सर ने? फर्स्ट पॉइंट, जितने पीक उतने स्टेप। जितने पीक उतने स्टेप। जितने पीक उतने स्टेप। तो कोई बच्चा मुझे बता दे, आपको इस ग्राफ में कितने पीक नजर आ रहे हैं? यानी ये रिएक्शन कितने स्टेप की है? एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स स्टेप नंबर 1 एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स स्टेप नंबर, चलेगा? नंबर 1 नंबर 2। आओ जरा मुझे बताओ, 1 और 2 दोनों का ब्रेकर सेम है कि दोनों का ब्रेकर अलग है? किसका ब्रेकर बड़ा है? जिसका ब्रेकर होगा बड़ा वही होगा, लिखना सेकंड स्टेप, जिसका ब्रेकर बड़ा, जिसका ब्रेकर बड़ा वही होगा आरडीएस। जिसका ब्रेकर बड़ा वही होगा आरडीएस। तो अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उसमें कोई ना कोई आरडीएस होगा, और आरडीएस पहचानना है तो आपको हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों, क्या यहां पे रिएक्टेंट है? क्या यहां पे प्रोडक्ट है? बोलो मेरे भाई। और ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेप नंबर 1 का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेप नंबर 2 का, और इसे बोलोगे इंटरमीडिएट। क्या बोलोगे? लिखते चलिएगा। हालांकि हर वक्त बोले जाते हैं, लेकिन ये वो इंटरमीडिएट है जो मैकेनिज्म में नजर आएगा। जैसे आपने लिखा ए से बना बी, बी से बना सी, तो ये है बी। चलेगा? लिखिएगा इंटरमीडिएट 1 का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वहां है, 2 का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां है, बीच बना है इंटरमीडिएट। अगला सवाल पूरी क्लास मुझे जवाब देगी। बताओ आज प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे है कि ऊपर? तो ये ग्राफ एक्सो है कि एंडो? जब भी बताओगे एक्सो एंडो, जब भी बताओगे हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखोगे, बीच में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट को देखना। डेल्टा एच विल बी डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड। कल को मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो ये मत कहना सर ये हो गया, या ग्राफ ऐसे बना दूं मत कहना एंडो हो गया। एक्सो एंडो का डिसीजन हमेशा रिएक्टेंट और, नेक्स्ट पॉइंट एक्सो एंडो का डिसीजन, नेक्स्ट पॉइंट एक्सो एंडो का डिसीजन, एक्सो एंडो का डिसीजन हमेशा, एक्सो एंडो का डिसीजन हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से होगा। हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से होगा। चलेगा? आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। लिखिए सवाल। यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिख देता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अरे चलेगा ना भाई? अब सवाल क्या क्या पूछता है सुनिएगा। पहला सवाल, पहला सवाल, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व? लिख लीजिए। तो ये कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई? 2। ठीक है, इसे कह दो स्टेप नंबर 1, इसे कह दो स्टेप नंबर 2। अगला सवाल, विच स्टेप इज आरडीएस? चलेगा? लिख लीजिएगा। विच स्टेप इज आरडीएस? फर्स्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, व्हाट इज द, अरे फर्स्ट स्टेप आरडीएस बना यार। अगला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? आपने जब रिएक्शन का नेचर बताया तो किसको देखा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बीच से कोई मतलब? ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन विल बी एंडो। वेरी नाइस, नेचर ऑफ रिएक्शन विल बी एंडो। अगला सवाल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? लिख लेना, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल? आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। चलेगा?
अगला सवाल, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, इंटरमीडिएट, सर ने बोला इंटरमीडिएट, समझ गए? तो आपका हाथ कहां चला गया? यहां पर। इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है, बता दोगे? कौन ज्यादा? ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, लिख लीजिए। अगला सवाल, विच इज मोर स्टेबल अमंग इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट? विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल अमंग इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट? तो इस ग्राफ के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं मेरे बच्चों, कौन ज्यादा स्टेबल है? एंड आंसर विल बी प्रोडक्ट। हाँ या ना? ऑफ कोर्स वो ग्राफ बदल बदल के पूछेगा तो आपको जवाब देना भी है ना? अच्छा, आज ग्राफ से मैं आपसे पूछता, मैकेनिज्म तो बता देते। अच्छा, मैकेनिज्म से ग्राफ बनाने को बोलता तो बना लेते। बोलो ना यार। लिखो फिर एक सवाल, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, और आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, ए से बनना डी, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स डी, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स, और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। अच्छा, यहां लिखा था ए गिव्स डी प्लस क्यू, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, नंबर 1 ए से बनना बी, ए से बनना बी, एंड नंबर 2 बी से बनना डी, ए से बनना बी से बनना डी, और स्टेप नंबर 1 को बोला था स्लोवेस्ट स्टेप, और सवाल पूछा था करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विल बी, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विल बी, बताओ इसके लिए सही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा? और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, चलो 3 ही बना लो। पहला ऑप्शन जो आपके सामने था वो था कुछ ऐसा, दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने था वो ऐसा, तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने था वो ऐसा। बोलिए क्या चुन के आएंगे? सबने चुन लिया क्या? पहला सवाल, रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? कैसे पता? क्या हीट रिलीज हुई है? बहुत बढ़िया यार, यानी मैं कह दूं सर ये एक्सो होगा, हाँ या ना? तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? अरे बोलो यार। तो कौन है जो एक्सो है? एक्सो है, एक्सो है सर, ये तो एंडो है सर, तुम जाओ, हाँ या ना? अब 2 ऑप्शन बचे, अब बताओ आइडियस स्टेप कौन सा? फर्स्ट, यानी पहला वाला ब्रेकर बड़ा होना, तो आंसर विल बी सेकंड, चलेगा ना? ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आसान है क्या? अब थोड़ा सा आपका एक एनालिटिकल सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपके सामने किसी भी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो समझ जाओगे? सारे पैरामीटर पढ़ लोगे? अभी हमने केवल ग्राफ को पढ़ना सीखा, अब उसके टेक्निकलिटी में जाते हैं, ठीक? अगर प्यारे बच्चों, बढ़ूं आगे, अगर प्यारे बच्चों मैं आपके सामने एक रिएक्शन का ग्राफ बना देता हूं, और ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बना दिया, मान लो, मान लिया। अब ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बना के मैं आपसे पूछूं मुझे रफ्तार को बढ़ाना है, रफ्तार को, तो आपने अभी तक क्या सीखा? रफ्तार का डिसीजन कहां छुपा है? ब्रेकर में। अगर मुझे रफ्तार को बढ़ाना है तो ब्रेकर को कंफर्म। अपना दिमाग लगा के बताओ ब्रेकर कम कैसे करूं? हाँ, फिर वही रटा रटा आंसर दे रहे हो। इसको देख के बोलो ना, ब्रेकर कैसे कम करूं? इसको देख के बोलो ना, ब्रेकर कैसे कम करूं? अरे सर इसकी एनर्जी बढ़ा दो, यहां पहुंच जाएगा तो ब्रेकर छोटा हो जाएगा। यार कुछ तो अच्छे से मुझे ये आंसर सुनने, आपकी सोच क्या है? ये रटा है सर, वही वाला बोल रहा हूं। हेलो, क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता? मुझे अगर ब्रेकर छोटा करना है तो और क्या कर दूं? रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दूं, एक तरीका। अरे बोलो यार। और प्रोड की एनर्जी बढ़ा दूं, घटा दूं? प्रोड को और नीचे ले आऊं? प्रोड की एनर्जी बढ़ा दूं, मतलब अमोनिया की फैक्ट्री में गरम गरम अमोनिया बनाऊं? उबलता हुआ अमोनिया सर, एनर्जी बढ़ गई ऐसा। अरे लाला, ब्रेकर इधर से इसको ऊपर करूंगा तो ब्रेकर कैसे बदलेगा यार? कैसी बातें कर रहे हो भाई? आपको जाना इधर से है तो इसको यहां बना दूं, इसको यहां, सब मेरा रास्ता छोटा हो गया। अरे भाई पहुंचना तो यही है, यानी प्रोडक्ट्स में कुछ भी करने की आवश्यकता, ये चीज सोचो ना यार। यानी खेल मुझे कहां करना? रिएक्टेंट में, हाँ या ना? एक तरीका है कि मैं रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दूं, और एक तरीका है मैं रास्ता बदल लूं। सर मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते पे, हट, हाँ या ना?
मैं नहीं जाऊंगा, ब्रेकर ही ब्रेकर, वो शॉर्टकट से चलूंगा सर, प्लेन है, यस और नो। नहीं समझे? अब ये होगा तो होगा कैसे, आओ समझते हैं। अच्छा एक बात तो पक्की है, अगर रफ्तार को बढ़ाना है तो ब्रेकर के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आपने ब्रेकर को कंट्रोल करना सीख लिया तो रफ्तार को भी तो कंट्रोल करना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए। मेरे बच्चों अभी बस एक फैक्ट बता रहा हूं, कुछ देर के लिए याद कर लेना, जब अरहेनियस वाले पॉइंट में आऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए। आओ देखें एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हैं। तो याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी केवल 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 दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। एक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लिखो, एक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। दूसरा फैक्टर है, तीसरा कोई पैमाना नहीं है। आओ समेटते हैं। आपने अभी तक कितने फैक्टर पढ़ लिए हैं? तीन। एक है के डैश, एक है के, एक है ई। ये तो पढ़ ही रहे हो अभी, है ना। आओ जरा, के डैश के कितने फैक्टर? के ई के नाम बोलो। रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कंसर्ट। जो होगा एक्सेस में, कंफर्म। इसका बोलो रिएक्शन, टेम्परेचर। इसको लास्ट में लिखवाता हूं, अभी रफ कर रहा हूं, है ना। जब सब हो जाएगा तब इसको लिखवा दूंगा। इधर आओ, ईए में कितने फैक्टर? दो। सरल भाषा के लिए बोल दो रिएक्शन। भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट फिर वो बोलने में आसान नहीं लगेगा, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोल दो रिएक्शन। अरे बोलो यार, क्या रिएक्शन के बदलने से बदलेगा? और दूसरा फैक्टर ऐसे लग रहा, एक हो गया आउट, दूसरा हो, जैसे वो चेयर वाला गेम नहीं खेलते कि आउट होते जा रहे हैं। अरे हाँ या ना। अब कौन बचे हैं? दो। एक है रिएक्शन, एक है। अब ये भी तो देखें इनके बदलने से कैसे बदलता है। बस एक चीज अभी याद रखना, हाँ ये सच है। क्या बोला सर ने? टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से, हाँ ये सच है, टेम्परेचर के बढ़ाने से। अच्छा अगर रफ्तार बढ़ी है तो ब्रेकर क्या हुआ है? अगर रफ्तार बढ़ी है तो ब्रेकर, अरे बोलो ना यार, अगर रफ्तार बढ़ी तो ब्रेकर कंफर्म। हाँ ये सच है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाती है, मगर ब्रेकर को एक रत्ती फर्क नहीं आती है। मैंने क्या बोला, समझे? अगर रफ्तार को बढ़ाना है तो ब्रेकर एक तरीका है, ब्रेकर मात्र एक तरीका। अगर रफ्तार को बढ़ाना है तो ब्रेकर छोटा करना है, वो एक तरीका है। केवल ब्रेकर छोटा करने से रफ्तार बढ़ने वाली, कुछ ड्राइवर पे भी तो काम करना पड़ेगा, कुछ गाड़ी की स्पीड पे भी तो काम करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो वही वाली बात है, यस ब्रेकर इज वन वे, ब्रेकर इज नॉट द ओनली वे। तो ये मत सोचना कि रफ्तार को बढ़ाने के लिए ब्रेकर के साथ ही खिलवाड़ करना, भाई साहब और भी तरीके हैं। कहीं कॉपी में लिखना साइड में, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है, लेकिन ईए नो चेंज। लेकिन ईए में कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन ईए नो चेंज। टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़ता है, लेकिन ये नो चेंज। याद रहेगा, कहीं साइड में लिख देना। आरओआर बदलने का एक तरीका ये है, आरओआर बदलने का एक तरीका ये है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? आरओआर बदलने का मात्र एक तरीका नहीं है, लिख लो, नॉट ओनली वन मैथड, मात्र एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। सुन के लिखो, देख के लिखोगे। लिख लिया? आओ हम कहानी को समेटते प्यारे बच्चों। ये कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? दो। एक है रिएक्टेंट और दूसरा है, एक छोटा वाला हिस्सा 1 मिनट समझा दूं, बाकी कर ले समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? सबसे पहले लिख लेना नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले लिख लेना नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपको ही बताना है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आओ ना बच्चों, यार ये बताओ, क्या पानी केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है? पानी क्या केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है? सोच के बोल रहे हो? उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां हर रिएक्शन में आपने लगभग पानी बनाया था,
तब भी सोच के बोल रहे हो क्या? हाँ, अपने को तो पानी ही, अरे हाँ या ना? मुझे बताइए, अरे मूवी का डायलॉग था ना यार, हाँ। मुझे बताइए क्या, क्या, क्या हर रिएक्शन में आप ऑलमोस्ट वहां पानी नहीं बनाते? तो फिर ये क्यों कहते हैं कि पानी बनाने का एक तरीका मात्र हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2 है? क्या पानी जो प्रोडक्ट है उसे और भी कई तरीके से नहीं बना सकता? तो आपकी अमोनिया की फैक्ट्री थी। अब अमोनिया की फैक्ट्री में आपने कहा साहब 100 का 200 नहीं हो रहा, तो आपके इंजीनियर ने कहा सर एक काम करो किसी और से बनाओ, सर ये गड़बड़ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इससे नहीं हो रहा, इससे करो, हाँ या ना? तो आपके इंजीनियर ने कहा सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मत बनाओ, किसी और से बनाओ, अमोनिया बनाने कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, क्योंकि जब रास्ता होगा कुछ और तो रिएक्टेंट होगा कुछ और, तो मॉलिक्यूल होगा कुछ और, तो एनर्जी होगी कुछ। यस और नो? मगर आपने कहा था ना, एक नया पैसा मैं खर्च करने वाला जो है इसी मना के बताओ, हाँ या ना? बट इफ आई कैन चेंज द रिएक्टेंट्स, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं जहां से अमोनिया की बनने की रफ्तार ज्यादा हो, और शायद आपने अमाइन चैप्टर में कई बार अमोनिया बनाया भी होगा। सो देयर आर सेवरल रिएक्शन जहां अमोनिया बनता है, ऑफ कोर्स हमारी फैक्ट्री में कहां से बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड। तो ये टॉपिक हमें ये समझा रहा, जो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक नहीं है, जो कहीं ना कहीं आईओसी का टॉपिक है कि आप मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को समझो, कहां बॉन्ड कमजोर है, कहां बॉन्ड मजबूत है। पर इतना तो समझो ना, रिएक्टेंट बदलेगा तो बॉन्ड बदले, तो एनर्जी बदले, तो किसी की होगी ज्यादा तो किसी की होगी, तो ऑफ कोर्स फिर बनना आसान या मुश्किल भी हो। कॉपी में लिख लो जरा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट, for different reactant, different bond enthalpy, for different reactant, different bond enthalpy, and hence different energy, and hence different energy, and hence different energy, and hence different EA, and hence different EA. अब किसके बदलने से क्या बदलता है वो अपने फिजिकल केमिस्ट्री का विषय नहीं है, उसके लिए पूरी बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। हमें जो पढ़ना है वो है कैटलिस्ट, जिसे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको होमवर्क दे ही रखा था पुराना, अगला जो होमवर्क दूंगा वो चैप्टर कंप्लीट होते ही दूंगा एक साथ, ठीक है? चलेगा? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, जितना पढ़ा है रिवाइज करके आइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।